भारत माता दी जय, भारत माता दी जय। Challenge wale akan nabe apa sah? Makan vinu, vinu, vinu. Kalau akan nabe duduk ke, I know duduk ke. तो सुन तो ले, बहस ना करे, गुस्सा ना कर। अच्छा विनोद, ये लोग ये सारे हथियार वगैरह जो भी इनके पास होता है लाते कहाँ से, खुद बनाते हैं ये सारे टाइप? भाई अब क्या बताऊं, इनको बोलने के लिए बोला था, हर बात पे चाकू छुरी चला देते हैं। अच्छा, एक आपका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ जिसमें आप फोटोज में इंडियन एक्ट्रेसेस दिखा रहे थे उन्हें और वो बड़े खुश हो रहे थे। पसंद है भाई, फीलिंग तो सबकी होती है भाई। गोरी चाहिए, गोरी चाहिए, हाँ गोरी चाहिए, गोरी चाहिए। नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ ऋषा हुसैन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे कि काफ़ी मॉडर्न कल्चर होता जा रहा है। अगर बाहरी देशों की बात की जाए तो वहाँ भी मॉडर्न कल्चर धीरे धीरे बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ता जा रहा है। पर अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज भी खाना बदोश ज़िंदगी जीते हैं। और उनके साथ एक राजस्थान का ऐसा लड़का है जो वो भी खाना बदोश ज़िंदगी जीता है, जाता है उनके साथ घुलता मिलता है, बैठता है, मस्तियां करता है। और उसका एक बड़ा अहम कैरेक्टर छाबा जो है वो आजकल आप सभी के दिलों पर छाया हुआ है। और उसी के साथ विनोद हमारे साथ हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। विनोद, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इंडिया से राजस्थान का, राजस्थान से झुंझुनू का एक लड़का अफ्रीका कैसे पहुँच गया? ये बहुत ही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि हम लोग सारे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और सबके पास में पैसा वगैरह सब कुछ है, लेकिन सुकून कहाँ है? सुकून देख सकते हैं, हर कोई ना कोई स्ट्रेस में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है। तो ऐसा कुछ डिप्रेशन में मैं थोड़ा सा आ गया था क्योंकि मेरी मम्मा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो इसके बाद मैं बैठ के आराम से स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा, इंटरनेट की दुनिया में मैं भी गायब था। और जैसे मेरे सामने देखा तो किसी एक यूट्यूबर की मेरे सामने एक रील आई। तो उसकी काफ़ी अच्छी रीलें थी। वो ज़्यादातर वो ईस्ट अफ्रीका के इथोपिया देश में वो ट्रेवल कर रहा था। तो जैसे उसे मैंने देखा तो मैंने उसे मैसेज किए 2-4। तो मैसेज में उसने मुझे जवाब नहीं दिया क्योंकि भाई वो थोड़ा फेमस बंदा था और इतने मैसेज वो देखता कि नहीं देखता वो भी उसकी भी गलती नहीं है। तो मैंने कहा अब इस बंदे से मैं कांटेक्ट कैसे करूं, क्योंकि वो इनबॉक्स में मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने क्या कि थोड़ी सी गलत हरकत कर दी। उसके कमेंट बॉक्स में जाके मैंने थोड़ी सी उसको गालियाँ दी तो वो नोटिस हुई तो भाई उसका रिप्लाई आया मेरे पास में कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा बस ये था कि थोड़ा सा अटेंशन लेना था, मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बोला ये कौन सा तरीका है। मैंने कहा अभी देखो तरीका सही था ना कि देखा आपने, रिप्लाई दिया, बात की। तो मैंने कहा मुझे आपसे मिलना, आप कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी तो किसी और कंट्री के अंदर विजिट कर रहा हूँ, तो मेरा नेक्स्ट जाना पड़ेगा अजरबैजान में, लेकिन मैं तुझसे क्यों मिलूँ। मैंने कहा अगर तुम अजरबैजान जा रहे हो कब जा रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं 1 महीने रुक के जाऊँगा, लेकिन मेरे से इतना वेट नहीं हुआ। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम पहले आओ, तुम्हारा टिकट मैं भेज रहा हूँ। तो मैंने उसका टिकट है वो कंफर्म किया अजरबैजान का। मैंने अजरबैजान का वीज़ा लिया और उसके पास मैं पहुँच गया अजरबैजान। वो मुझसे 1 दिन पहले पहुँचा कि वो मेरा वेट कर रहा था। मैंने एयरपोर्ट रिसीव करने वो आया, उसके साथ मैंने सारी बातें डिस्कस की कि यार थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन में है तो मैं घूमना चाह रहा हूँ तेरे साथ, क्योंकि मुझे तो कैमरा भी नहीं पकड़ना था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैसे ब्लॉगिंग करनी है ये सब। फिर हम लोग अजरबैजान गए, अजरबैजान से हम रसिया गए, रसिया से उज़्बेकिस्तान गए, कजाकिस्तान गए। लेकिन वही लग्जरी लाइफ हर जगह चल रही थी, सुकून तो कहीं भी नहीं दिख रहा, हर जगह वही चमक धमक शांति कहीं नहीं मिल रही। तो मैंने कहा यार ये तो बात जमने वाली नहीं, मेरे को कहीं और चलते हैं। तू अफ्रीका जाता है। तो उसने कहा कि हाँ मैं अफ्रीका तो ट्रेवल कर चुका हूँ इथोपिया, लेकिन मेरा अभी तंजानिया बाकी है। अब मुझे पता नहीं कि भाई तंजानिया में क्या है उस वक्त तक। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम लोग तंजानिया निकलते हैं।
हम लोग दोनों फिर तंजानिया निकले वहाँ से और तंजानिया पहुँचे। पहले दिन हम लोग दार एस सलाम में रुके, सेकेंड डे हम लोग वहाँ से बस लेके हड़जाबे ट्राइब, आपने सुना होगा तंजानिया में ना, जिससे हमारे भाई बंधु छाबा है, डुडुगो सब उसी में है। तो हम लोग निकले हड़जाबे के लिए। हड़जाबे वहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर के लगभग है दूरी। तो हम लोग बस से निकले, बस लोकल जीप में पढ़ते गिरते उठते निकलते हड़जाबे में। हड़जाबे के पास में एक छोटा सा गांव आता है मंगोला, उनके ट्राइब के पास जाने से पहले वहाँ पहुँचे हम लोग रात को लगभग 8-9 बजे। अब वहाँ एक बंदे से हमारा कांटेक्ट हुआ जो इन हड़जाबे ट्राइब से टच में था, और वो भी किस्मत से, और लकीली भगवान ने अच्छी सुनी कि वहाँ पे एक शहर है करातू, वहाँ वो मुझे मिल गया जिसका नाम चार्ल्स था वहाँ पे। तो उससे हमारी डिस्कस हुई तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है हम करते हैं, उनसे सारी डील हो गई। हम जाके होटल में सो गए। सुबह 4 बजे हमें चार्ल्स पिकअप करने के लिए आ गया, क्योंकि जो हड़जाबे है वो सुबह सुबह हंट पे निकलते हैं, क्योंकि फिर दोपहर हो जाती है तो हंट उनको मिलता नहीं और ना ही आसानी से होता है। तो हम लोग ट्राइब में पहुंच गए लगभग 5 बजे के लगभग। वहाँ से फिर हम लोग सीधे उनके साथ हंट पे चले गए। वो मेरा पहला दिन था। अब मुझे नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। मैंने अपना झोला उठाया, बैग लेके निकल पड़ा उनके पास। अब चलते गए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे करते करते हम 15-16 किलोमीटर निकल गए जंगलों के अंदर। अब 15-16 किलोमीटर पूरी ज़िंदगी में मैं पैदल ना चला होगा, तो थोड़ा सा ये हो गया फिर कि थकान भी हो गई। और गलती ये थी कि पानी नहीं लेके गए हम लोग साथ में। पानी नहीं होता उन लोगों के पास? उनको तो आदत है, मैं आपको बता दूं, वो तो घूमते रहेंगे बिना पानी के, उनका तो रोज का काम है। अब वो तो वहाँ से जो गए नाश्ता पानी अपना लेके पी के गए, ट्राइब से निकल गए वो तो झोंपड़ियों से। अब हम लोगों को पता नहीं, हम लोग बिना पानी के उनके साथ निकल गए। हमें तो लगा बस जंगल है, 2 मिनट में हंट किया आ जाएंगे। अब निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब हालत ऐसी हो चुकी थी वहाँ पे कि ना तो मुझे पानी मिल रहा और मुंह में ऐसे कि वो थोड़ा सा ये सूख के झाग से आने लग गए थे कि ना तो मैं आगे जा सकता हूँ ना मैं वापस ट्राइब के पीछे जा सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा ये जंगली लोग मेरी फीलिंग थोड़ी समझेंगे कि भाई मुझे क्या दिक्कतें हो रही है। उसमें एक लड़का था, हंटर था, हालू। तो उसको मेरा जो दर्द था उसे महसूस हुआ कि ये परेशान है बंदा। तो पहाड़ पे चढ़ा वहाँ पे और उसने दिशा देखी कि यहाँ पे ट्राइब कहाँ नज़दीक है। वहाँ पे हड़जाबे के साथ में एक दतोगा ट्राइब और रहता है, थोड़ा सा दूरी पे डिस्टेंस बना के रखते हैं लोग। वो आप यकीन मानिए वो मेरे को 1-1.25 किलोमीटर शोल्डर पे लेके गए हैं वहाँ पे। वो आपको शोल्डर पे उठाकर लेकर गया? बहुत हेल्दी होते हैं ये लोग। 1-1.5 किलोमीटर लेके गए, दतोगा में गए। तो लगभग हमने वहाँ पे तंजानियन जो सीलिंग होती है 15,000 रुपये हमने पानी के दिए वहाँ पे उनको। 15,000 पानी सीलिंग तो इंडियन हो गए मान के चलो यही कि 1,800 रुपये के लगभग, इतना ही बनता है। फिर भी 1,800 का पानी पिया आपने वहाँ? जंगल में पानी मिल कहाँ रहा, उनके पास खुद के लिए पीने के लिए। अगर वो पानी आप देखेंगे इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी मटमैला था और जिस कैन से मुझे वो पानी डाला गया उसमें से मेंढक उछल रहे थे। और आपने वो पानी पिया? पीना पड़ा, मजबूरी थी। मैं क्या, सारे ही पी रहे थे वहाँ पे, तो मैं अलग से थोड़ी रहूँगा फिर। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस पानी की। तो जैसे ही वो पानी पिया, आंखें बंद करके वो पानी पिया है, आंखें नहीं खोली मैंने, क्योंकि आंखें खोलता तो वो पिया ही नहीं जाता। पीने के बाद में उन्होंने कहा कि भाड़ में गया हंट, क्योंकि उनको पता था कि और नहीं चल पाएगा अगर और आगे निकले तो। हम लोग वापस ट्राइब में आए। ट्राइब में आने के बाद मैंने एंटीबायोटिक टेबलेट ली और जितना पानी बॉडी ले चुकी वो तो गया, थोड़ा बहुत था वो वापस फेंका मैंने। वो फेंकने के बाद में क्योंकि हंट तो मिला नहीं था, तो फिर वहाँ पे ये सबसे बढ़िया ये होता है कि घड़ी तो है नहीं वहाँ पे, तो वो सूरज को देखते रहते हैं कि भाई सूरज अब यहाँ से चल के पूर्व से चल के बीच में आ चुका है इधर। तो उनको पता लग जाता है उनकी घर की औरतों को कि हंट नहीं मिला है। हंट नहीं मिला तो वो जाती हैं फिर उठा के अपनी लकड़ियाँ वगैरह औजार जो भी होते हैं और जाके वो पेड़ की जड़ें खोदने लग जाती है, रूट्स निकालने लग जाती हैं। क्यों? तो खाएंगे क्या फिर, रूट्स तो खाना पड़ेगा उनको, पेट कैसे भरेंगे वो लोग। वो रूट्स लेके आते हैं, फिर वो रूट्स निकालते हैं, उन्हीं रूट्स को छील के वो थोड़ा सा बॉईल करके खाते हैं। बॉईल करने के लिए भी इनकी एक अलग स्ट्रेटजी की, आग तो उनके पास माचिस से तो है नहीं, जैसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले आग जलाते थे। एक लकड़ी के अंदर छिद्र करके रखेंगे, उस लकड़ी के अंदर ही वो थोड़ा सा घास डालेंगे सूखा, फिर ऊपर से यूं करेंगे, इस तरह से घर्षण पैदा करेंगे, फिर नीचे वो थोड़ा सा आग लग जाती है उसमें, फिर वो पूरे घास में डालेंगे, वो आग फिर स्टार्ट होती है, फिर उसमें वो लोग कुकिंग करेंगे। ये हर बार का इनका जो भी ये कुछ लेके आते हैं हंट वगैरह। तो ये सिर्फ हंट पर निर्भर करता है ये ट्राइब्स जितने भी हैं? ये हंट पे नहीं, हंट पे आप देखिए हड़जाबे हंट पे निर्भर करता है।
ओके, जिसमें छाबा है, जिसमें छाबा, ये कि कच्चा मांस खाएंगे, कच्चा मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाएंगे। लेकिन तो इनको हंट करने की परमिशन, वो तो इनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी रखी है इनको कि भाई आप हंट कर सकते हैं। इनको एक एरिया दिया हुआ है जंगल का कि इतनी एरिया में आप हंट कर सकते हैं। तो अभी तो जंगल की पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा? हंट तो कम हो गए, पहले 5 किलोमीटर जाना पड़ता था, 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। ढूंढते ढूंढते ये जाते हैं। और इनका जो मोस्टली जो फेवरेट खाना होता है वो बबून होता है। बबून खाते हैं ये लोग, फेवरेट। और बबून है, और हिरन हो गया, हिरन है। बाकी ये लोग गिलहरी, चिड़िया, हाइना वगैरह सब खाते हैं, लेकिन फेवरेट जो इनका है वो बबून है। बबून को बड़े शौक से खाते हैं। कैसे खाते हैं ये लोग? कच्चा खा जाते हैं या फिर उसको बॉईल करते हैं? थोड़ा जरा सा बॉईल करेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे। आप देखोगे कि वो कुछ वीडियोस में कि इनके जो बबून के जो बाल होते हैं वो उसी में साथ में बॉईल होते रहते हैं, वो वही पानी वो सूप की तरह पीते रहते हैं। थोड़ा सा होता है, लेकिन इनका बॉडी का पावर ऐसा हो गया, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना इनको मधुमक्खियों का डर लगता है। ये लोग हनी भी तोड़ते, मेरे सामने तोड़ते, सीधा छत्ते में हाथ डालते मधुमक्खियों के और छत्ते को बाहर निकाल लेते हैं। खाती थोड़ी बहुत यूँ काटती रहती है मधुमक्खियाँ इनको, बस इतनी आवाज़ निकलेगी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मधुमक्खियों से। इनको ये हनी काटते रहते हैं। जिस दिन मुझे मीठा खाने का दिल होता है तो मैं इनको बोल देता हूँ, तो ये हनी लेके आएंगे। आप इनकी कॉन्वर्सेशन कैसे समझते हैं? कन्वर्सेशन पहले तो थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कतें करता था ये सब, लेकिन अगर आप ये मान के चलो कि छोटा बच्चा है, माँ उसकी बात कैसे समझती कि बेटे को क्या चाहिए, इमोशन जुड़े होते। तो मैं अगर कुछ इशारों में कहूँगा पागलों की तरह कि हाँ, ये गूंगे को जैसे समझाते हैं, जब मुझे भूख लगी हुई है तो मैं ऐसे इशारा करूँगा, या पानी पीना है तो ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगा, जैसे मर्जी ये समझाने की इनको कोशिश करता हूँ। 100% ट्राई करता हूँ तो 20% इनको समझ आ जाता है दिल की भाषा कि ये क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है। अच्छा, इस बीच अगर ये ट्राइब्स बीमार पड़ जाएं तो फिर क्या इलाज इनका? क्या ये भी डॉक्टर के पास भागते हैं या फिर ये कुछ नुस्खे इनके अलग ही? नहीं, इनके नुस्खे अलग है। इनके आपको देखने को मिलेगा कि इनके पास खतरनाक जहर भी होता है, वो भी पेड़ों से निकालते हैं ये। अच्छा। और ये जहर अपने एरो पे लगाते हैं शिकार करने के लिए कि हाँ, कि वो ज़्यादा दूर ना भागे। और दाढ़ी, इनके चेहरे पे दाढ़ी ना आए उसके लिए अलग क्रीम है, मैंने भी वो क्रीम यूज की है। वो अलग क्रीम लगाते हैं एक पेड़ से निकाल के सारी चेहरे पे। इतनी नॉलेज इन लोगों में? हाँ, इतनी नॉलेज है। अच्छा, ये ट्राइब कितना बड़ा है? क्या पॉपुलेशन है इन ट्राइब्स की? ये अब लोग बच्चे हैं लगभग 1500 से 1800 के बीच। तो ये लोग अलग अलग ग्रुप बना के रहते हैं, हर ग्रुप में एक चीफ होता है। मिलाकर 1500 से 1800 के सारे ट्राइब्स मिलाकर, सारे खाली हट जाबे, लेकिन ये ग्रुप में रहते हैं। 100 150 का ग्रुप रहता है। 15-16 ट्राइब है इनके, 2-2 4-4 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। तो ये सारे, इनमें एक चीफ होता है, उसको सबके आदेश मानने पड़ते हैं चीफ के। जो चीफ कहेगा वही फाइनल है वहाँ पे। अच्छा, आपने बताया कि छाबा की तबीयत भी अभी कुछ वक्त पहले खराब हो गई। हाँ, छाबा की आज से 2 वीक पहले तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। जैसे मुझे पता लगा कि छाबा वोमिटिंग कर रहा है, तो मैंने वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैंने बात की उनसे, तो उनको कोई ट्रीटमेंट दिलाओ ऐसा करके। तो ऑफिसर भी अच्छे थे। और वहाँ पे जो इनके साथ ज़्यादा टच में रहता है, मूसा नाम है उसका, मूसा, तो उससे मेरी बात हुई। तो उन्होंने अरेंज किया इनके लिए डॉक्टर। और उसको, क्योंकि ये तो शहर में जाता नहीं, तो इसको पकड़ के लेके जाना पड़ता है। इसको पकड़ने के लिए भी 5 बंदे चाहिए। तो वो हमला नहीं कर देते अगर नहीं, वो जानता है उनको काफ़ी टाइम से, क्योंकि जिनको मैंने कॉल किया वो इनके टच में रहते हैं। तो उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। तो उसको तो ये लगता है कि मुझे परेशान कर रहे हैं लोग, लेकिन वो एक्चुअली में ट्रीटमेंट था। अभी वो चलो इंचा ठीक है अभी कुछ, और अब जान के खुशी हुई कि हाँ वो ठीक है उसके बाद में। अच्छा, इसके साथ ही जो आपने हंट के बारे में बताया, तो उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, पर हमने देखा कि इंडिया का एक लड़का वहाँ जाता है और उन्हें रसगुल्ले खिलाता है। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा टच में रहे। रसगुल्ले वगैरह मैं इसलिए लेके जाता हूँ कि इनको बाहर का जितना हो सके मैं थोड़ा बहुत ट्राई कराऊँ। क्या, क्योंकि हंट कम होते जा रहे हैं, तो क्या पता इनको समझ में आए कि हंट पे निर्भर नहीं रह सकते हम लोग, खाने के ऑप्शन और भी हैं। लेकिन ये लोग कभी मिर्ची वगैरह नहीं खाते। तो रसगुल्ला तो इनके लिए एक अलग था थोड़ा सा, कि जब मैंने इनको रसगुल्ला दिया तो मुझे लगा कि ये मेरे मुंह पे फेंक के मारेंगे।
क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रही थी वो चीज़। तो फिर ये थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि इनको जब मैंने पहली बार लेमन दे दिया था, नींबू, तो ये मेरे पे भरोसा करके सीधा नींबू को बाइट कर लिया था। तो वो खट्टा था तो वो थूक थाक दिया उन्होंने वहाँ पे। तो जैसे वो रसगुल्ला उनको गोल गोल दिखा कि हाँ है तो ये सेम चीज़, बस खाली कलर थोड़ा सा चेंज है। तो उसने कहा कि पहले तू खा, ये क्या है, पहले तू खा। मैंने कहा यकीन नहीं। बोलता यकीन की बात छोड़ो, पहले तू खा ना, अगर कोई बेकार चीज़ नहीं है तो तू खा ले, कहाँ दिक्कत हो रही है। ये सब आपसे बोला? हाँ। तो फिर वो पहले मैंने उनको रसगुल्ला मैं खुद खाया हूँ। खाने के बाद में उन्होंने मेरा चेहरा देखा कि ये कुछ खट्टा वट्टा है तो इसका चेहरा थोड़ा सा चेंज होगा। तो जब नहीं हुआ तो फिर उसको डाला मैंने। डालने के बाद में वो जैसे ही वो रसगुल्ला खाया तो उसने नीचे से 1 फुट तक ऊपर जंप कर रहा है कि इस बार चीज़ सही मिली है ये। फिर इसको समझ नहीं थी, मेरे हाथ से डिब्बा छीनने की वो कोशिश कर रहा है। फिर वो मुझे बता रहा है इशारों में कि मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी दे ये चीज़ मुझे, छाबा के, क्योंकि उसके बच्चे हैं तो उसके लिए वो हमेशा ये सोचता रहता है, क्योंकि वो दबंगई करता है वहाँ पे। वो छाबा मोहल्ले का गुंडा बना हुआ है वहाँ पे। वो मोहल्ले का, उस एरिया का जितने लोग हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हमसे डर रहा है, हमसे सारे डर रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इसके सर कौन मुँह लगेगा। तो वो इसको छोड़ दे, अरे छोड़ो इसको, कुछ नहीं करना। जब भी हम लोग हंट, छाबा तो आप पर भी आक्रामक हो जाता है, मारने को दौड़ता है? नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो खाली दिखावा करता है कि मैं तुझे, तो होता है आपसे रूस के बैठ जाता है। वो रूस के इसलिए बैठता है कि जैसे वो मेरे से किसी बात पे रूठा तो मैं बोलता हूँ नहीं बात करता, वो तो बोलता है ना को तुम भी मत करो मुझसे बात, ठीक है मुझे भी नहीं करनी बात। जब उसको ये लग जाता है कि ये मुझे अभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसका ध्यान कहीं और जा रहा है और मैं किसी और से बात करने लग जाता हूँ, तो फिर वो डंडी लेके आता है मेरे पीछे कि मैं तेरे से बात नहीं करता। इसका मतलब ये है कि तू मेरे को छोड़ के कहीं दूसरे के पास बैठ जाएगा। दोस्ती है, प्यार है। आप लोग एक इंडिया का, एक अफ्रीका का। एक अफ्रीका का। जब भी मैं सोता हूँ तो वो आके मुझे लोरियाँ सुनाने लग जाता है, लेकिन अब वो तो अपना प्यार दिखा रहा है, लेकिन वो इतनी तेज़ लोरियाँ सुनाता है, मैं भाई तू फूफा रुक जा वहाँ पे, क्योंकि मैं सबके साथ ऐसी बॉन्डिंग बना के रखी है, किसी को मौसी बोल रहा हूँ, किसी को फूफा बोल रहा हूँ, इस हिसाब से सबके साथ, किसी को बुआ बोल रहा हूँ। तो फिर उनको समझाना भी पड़ता है कि मौसी का मतलब माँ की बहन होती है। तो अभी अगर आप जाओगे वहाँ पे, अगर मेरे साथ जाओगे तो आके अपना नाम नहीं बताएगी, वो आपको बताएगी अकाना कामा भी मौसी, मैं विनू की मौसी हूँ। अच्छा, आपको आपके नाम से वो लोग जानते हैं विनू? हाँ जी। विनोद बोल पाते हैं या विनोद नहीं बोलेंगे, विनू। अच्छा, इन्हें पता है कि आप इतनी दूर से सफर करके लिए इनके लिए आते हैं, फ्लाइट लेते हैं, ये सब इन्हें पता है? पहले इन्हें नहीं पता था, लेकिन बाद में इनको पता लगा कि ये फ्लाइट में आता है, फ्लाइट में जाता है। तो एक इनके जैसे कि हमारी फ्लाइट का नाम एयर इंडिया है, तो इंडिया इनके नाम सेट हो गया। तो इन्हों किसी ने कहा कि इंडिया क्रैश हो गया, तो अब उनको एयर इंडिया का तो नहीं पता ना कि एयर इंडिया फ्लाइट, इंडिया क्रैश हुआ कि ऐसे लोग मर रहे हैं इंडिया में, तो उनको टेंशन हो गई। अच्छा, जो भी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था? हाँ जी। तो जब मैं गया तो जाते ही मेरे एकदम से देख के वो, मैं अचानक से वो सो रहे थे और मैं दबे पाँव उनके पास चला गया था, क्योंकि ट्राइब में बाकी लोगों को मैंने मना कर दिया कि बताना नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे देखा, देखते ही वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं गले में देख के, फिर बच्चे की तरह यूँ मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं कि तू ठीक है ये वो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ क्या बताओ ज़रा। बोला हमें सुना कि तू उसमें, क्योंकि फ़्लाइट का नाम ही नहीं आता, नहीं तो बोलता फो ऐसे बैठ के तू जिसमें आता है वो ऐसे करके गिर गई नीचे और तू मर गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मरा, हर फ्लाइट नहीं गिरती है, हर फ्लाइट नहीं गिरेगी, अभी तू मेरे साथ चलना। तो तब उसने डूडूगो ने मुझे कहा कि तू बेवकूफ़ है, कि हम तू खुद तो मरेगा और हमें भी लेके मारेगा साथ में। तो उसको समझाया कि हर फ्लाइट है वो क्रैश नहीं होती, वो बाई मिस्टेक हो गई थी, तो तू मेरे साथ चल। बोलता नहीं मर जाएंगे, फ्लाइट में तू मत बैठ, तू यहीं रह, या तो तू फ्लाइट लेना बंद कर दे, तू यहीं रह, तुझे शादी करनी तो हम तेरी यहीं शादी कर देते, तू यहीं रह हमारे पास। अब उसे कौन समझाए ये सब चीज़ें। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी काफ़ी ऐसी रहती है। अच्छा, लोग इनसे बड़ा खौफ खाते हैं कि बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, क्या सच में ऐसा है, ये खतरनाक होते हैं? नहीं, आप जब तक इनके लिए खुद आप वो फील नहीं करेंगे कि ये मेरे लिए खतरा है, तब तक वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। कि ये फील होने लग जाएगी जब आपको भी पता है कि आपको अगर मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये चीज़ उनमें रहती है कि भाई ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है कि नहीं। ये ज़्यादा से टच में नहीं जाते किसी के, ये दूर रहते हैं, क्योंकि इनके मन में ये रखा गया है कि अगर जंगल से बाहर गए तो हमें खतरा है, हमें मार देगा कोई। तो इस चीज़ में मैं भी अगर उनको बोलता हूँ कि जंगल से बाहर चलते हैं, तो बोलता है कि तो हमारी गर्दन काटना चाहता है क्या, तो हम तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ तुम्हें किसने कही? बोला हमें पता है कि हमारे बुजुर्ग ने कहा कि जंगल से बाहर जाओगे तो गर्दन काटेंगे तुम्हारी। तो मतलब ये एजुकेशन के लेकर कुछ नहीं, एजुकेशन वगैरह इनके लिए कुछ नहीं है। आप देखोगे कि कुछ वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा कि
बारिश का पानी, जैसे वहाँ पे बाव बाव का ट्री होता है, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर ये जो ड्राई रिवर है उसे खोद के अपने लिए पानी निकालते हैं, वो पानी पीते हैं, जैसे भी मिट्टी का पानी होता है, सारा सब कुछ। इनको मैंने मिरर भी मैंने इनको दिखाया है। हाँ, वो मैंने एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ कि वो खुद को देखकर खुश हो रहे थे, उछल रहे थे काफी। हाँ, उससे पहले वो डरे थे उसको मिरर को देखते ही। उनको क्योंकि मेरा बैग था, मैं टेंट से थोड़ा बाहर निकल के सो रहा था, मुझे आइडिया नहीं था। वो जाके बैग को ओपन करके और वो देखने लगे कि ये क्या कर रहा था। थोड़ी देर पहले वो मिरर देखे तो वो चिल्ला के भागा, डरा। तो मैंने सोचा ये शोर शराबा किस चीज़ का हो गया है यहाँ पे। तब मैंने उसको उठा तो मैंने कहा क्या हो गया, तो उसको दूर से पकड़ के लेके आया। फिर उसको बताया मैंने पकड़ के, वो डर रहा है, उसको ये लग रहा है कि अंदर कोई है। तो फिर उसको मैंने बताया वीनू मेरी तरफ किया, छाबा वीनू, छाबा वीनू, छावा। उसके बाद में भी उसको ये नया मिरर हाथ में लेके उसको लगा कि मैं इसको बाहर निकाल के मारूं। वो तो दबंगई पे आ रहा था, छाबा कि मैं इसको बाहर निकाल के से मारूं, पीटूं इसको। बाद में इसको ठीक से समझाया। फिर अभी ये तो सालों से नहीं नहाते, नहाना तो क्योंकि ऊपर वाला ही नहलाता जब बारिश इनके ऊपर गिरती है। तो हम तब बचते हैं या फिर बारिश के मजे लेते हैं? नहीं, बारिश में बचेंगे कहाँ से, कौन सा इनके पास पक्का घर है? खाना बदोश है। खाना बदोश है, पक्का घर नहीं है। तो सुबह में जब बाल बना रहा था तो मेरी कंघी भी इन्होंने ले ली, और इसकी वो कंघी इनके बालों में उलझ गई, क्योंकि बाल कितनी साल से नहीं धुले इनके, धुले ही नहीं कभी। धुले नहीं, तो वो कंघी इसमें फंस चुकी थी। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा है एक दूसरे के। फिर मैं गया तो फिर वो मेरे बाल बना रहा है, मैंने उसके बाल बनाए तो उसके बालों में वो फंस गया था। क्योंकि कभी कोशिश की कि शैम्पू ले जाके आओ छाबा, आज तुझे नहला देता हूँ मैंने कोशिश की है इनको। आप देखोगे कि मैंने इनको नहलाने की कोशिश की है, साबुन वाबुन ले जाके। वो वीडियो जब भी मेरे अपलोड नहीं हुए तो मैं तो जैसे मैंने अपने हाथों में दस्ताने पहन के इनको नहलाने की कोशिश की है। तो पता नहीं कितने सालों से ये लोग नहीं नहाए, तो इतना उतर रहा था सब कुछ जिसकी कोई हद नहीं। पूरा मैल से भरा हुआ थे। लेकिन फिर ये नहाने के बाद में सेम वही हो जाते, जाके वापस मिट्टी में सो जाते। तो फिर इनको नहलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया कि जब आप जाते हैं तो आपको भी इन्हें ढूंढना पड़ता है। ये हंट की तलाश में काफ़ी दूर निकल जाते हैं, खाना बदोश होते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं, जैसे कि ये जंगल के आज इस कोने में है, तो जैसे इसमें हंट कम हो गया तो ये जंगल के 15 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे। तो मुझे जाने से पहले मेरी टीम को, मुझे जो भी मेरे साथ में वहाँ रहता है, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ, ढूंढो वो किस साइड में। तो वो 2-4 दिन पहले उनको ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो उनको आइडिया लग जाता है कि वो कहाँ पे। तो फिर वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अब तुम जगह चेंज करने वाले हो कि यहीं रहोगे, कितने दिन रहोगे। तो वो बता देते हैं कि हाँ वीनू आ रहा है तो किधर जाना मत, तो वीनू आ रहा है। अच्छा, आपने बताया कि ये लोग पॉपुलेशन में हैं ऐसे कि 1000-1500। तो जब ये हंट पर निकलते हैं तो आप मान लीजिए कि सिर्फ कोई एक हंट मिला, बड़ा छोटा सा शिकार इन्हें मिला, तो फिर ये कैसे उसको एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इनमें लालच नहीं है, जितना भी है ये साफ दिल के हैं। जो भी छोटा मिला या बड़ा मिला ये शेयर करके खाएंगे हर चीज़ को। अच्छा, लड़ाई झगड़ा नहीं? नहीं, ये वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ भी दोगे, चाहे छोटा सा कुछ भी दे दो, लालच नहीं है इनके दिल में। जो भी मिला है वो शेयर करके खाएंगे। भाई जितना मिला है, कम पड़ेगा तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन जो मिला है वो सब मिल बांट के। कैसे जलाते हैं ये लोग? आग तो मैंने आपको बता दूं कि ये आग एक लकड़ी है, ये लोग लेते हैं और उस लकड़ी में एक होल करते हैं। होल में वहाँ पे वो थोड़ा सा घास फंसाएंगे, ऊपर से एक लकड़ी लंबी डंडी लेंगे स्टिक की तरह, और उसको यूँ घुमा के नीचे घर्षण पैदा करेंगे उसमें। और नीचे फिर वो घर्षण पैदा होता है तो वो जो घास सूखा उन्होंने फंसाया हुआ है तो वो क्या सुलग उठता है धुआं उसमें, और फिर ये निकाल के वो खीरे की तरफ खीरा हो जाता है, आग का कोयले की तरह। फिर वो घास में डाल के और उसको हवा दे के फिर पूरी आग जल जाती है, पूरी रात आग जलती रहती है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं लोग शादियाँ कैसे करते हैं? नहीं, हड़जाबे में तो शादियाँ मैं आपको बता दूं कि वो तो ये होता है कि ट्राइब में ठीक है यहाँ शादी होगी, एक जगह फिक्स हो गया। शादी का कोई प्रोसेस होता है कि जैसे हमारे होते हैं मंत्र पढ़ लिए गए, 7 फेरे ले लिए गए, कबूल है बोल लिया गया? ये किसी गॉड को फॉलो नहीं करते। तो फिर इनकी शादियों का असल मकसद और मतलब क्या है? बस जिसके साथ जिस ट्राइब में ये रह रहे हैं, जिस महिला से इनकी दोस्ती हो गई वही उनकी वाइफ है। जितने दोस्त बस लव मैरिज ही रहता है इनका, और तो कोई अभी ये नहीं कि दहेज देते हैं या दहेज लेते हैं, ये अलग ट्राइब में है ये रस्म। अच्छा, हड़जाबे में ये है कि पसंद आ गई, लव मैरिज हो गई, मतलब वो साथ रहने लगती है। एक कोई इनका प्रॉपर तरीके से कोई रस्म रिवाज नहीं, कोई रस्म रिवाज नहीं होता इनका।
ये बस ठीक है, मन मिला है, ठीक है, रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, अच्छे खासे रहते हैं, सारे खुश रहते हैं। शाम को इनके यहाँ जैसे आप लोग जाते हैं, हम लोग कि भाई चलो पार्टी करते ये करते, तो शाम को इनके यहाँ भी नृत्य होते हैं। अच्छा। शाम को जब अच्छे से खाना मिल जाए, सब भरपेट ये लगता है कि इनफ हो गया सबके लिए, फिर ये लोग डांस भी करते हैं अपना लोकल जो नृत्य है उस गाने पे। अच्छा, जब इनकी शादियां होती हैं तो जो बच्चे पैदा होते हैं तो पिता की वही जिम्मेदारियां ये ट्राइब्स निभाता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे ही पालने नहीं, वो की जिम्मेदारी है? पूरे ट्राइब की जिम्मेदारी है, बच्चों से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, वो पूरे ट्राइब की जिम्मेदारी। इस घर अगर इस ट्राइब में लल्ला पैदा हुआ है तो वो पूरा ट्राइब उसकी जिम्मेदारी उठाएगा उसको, क्योंकि ये तो हर चीज़ शेयर करके खाते हैं, एक जगह पकता है सारा सब कुछ। कौन क्या करके लेके आया वो मायने नहीं रखता, मायने रखता खाली छाबा की गुंडागर्दी। वो जब कोई बड़ा हंट हो जाता है तो सबको इम्प्रेस करने के लिए वो कंधे पे रास्ते में डाल के ले लेगा, फिर कहेगा वो, क्योंकि छाबा के साथ मैं गया हूँ हंट पे। छाबा बदमाश है, छाबा बदमाश है, वो थोड़ा शैतान है। तो मैं उसके साथ गया हूँ हंट पे। जब हम लोग उनको, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे तो नहीं आइडिया था कि ये लोग कैसे हंट ढूंढेंगे। उन्होंने चलते चलते पैरों के निशान देखे, निशान देखने के बाद में उन पैरों के निशान को फॉलो किया, तो थोड़ी दूर जाने के बाद में जो पिग था उसका टॉयलेट और मल जो किया हुआ मिल गया इनको। फिर उन्होंने मल उठा के चेक किया सूंघ के कि कितना फ्रेश है और कितना नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये फ्रेश है, थोड़ी देर पहले, इसका मतलब पिग यहीं पे है कहीं पे। जब आइडिया हो गया कि एक झाड़ के अंदर पिग छुपा हुआ है तो उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो मैं पीछे घूम के देख रहा हूँ, सारे खड़े, छाबा पेड़ पे चढ़ा हुआ है। छाबा, मैंने कहा छाबा, तो मेरे को छाबा बोल रहा है कि ना कापू ना, कि अपने को नहीं जाना, ऊपर आ जा, ये लोग हंट कर लेंगे, अपने को खा जाएगा, ये पिग है, ये मारेगा। डर की वजह से ऊपर चढ़ गया, डर की वजह से बोल रहा है कि तू भी ऊपर आ जा, इनके चक्कर में मत पड़। तो फिर खाएगा कौन भाई हंट, तो फिर पूरा ट्राइब भूखा रहेगा। तो मैं भाई अभी क्या बोलूँ। छाबा ने कहा तेरे को जितना बोला उतना आ जा, ऊपर आ। मैं जैसे छाबा के पास गया, उन्होंने एरोस हंट किया पिग का। जैसे ये लगा कि हंट हो गया तो फिर छाबा नीचे कूद के जाता है, एरो उठाता है कि अलग हो जाओ, मैं अब हंट कर, मेरे को करने दो हंट, तुमसे नहीं मरेगा। जबकि ऑलरेडी वो मर चुका है अंदर, वो खाली ये दिखाने के लिए। फिर वो मेरी तरफ हंस रहे हैं बाकी। मैंने कहा क्या, बोलता है कि ये छोड़, इसके साथ कौन करेगा, इसको मारने दो। फिर उठा के अपने कंधे पे लेकर आता कि देखो ये छाबा ने किया ये सारा हंट, जबकि किया किसी और ने था। छाबा बड़ा शरारती है। शरारती है वो, शरारती है। अच्छा, छाबा को पता है वो इतना फेमस हो चुका है? छाबा को पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैं अभी गया था इससे पहले, तो मैं वहाँ पे कुछ कुकिंग कर रहा था। तो मुझे क्या, उसको छेड़ने में मजा आता है कि मैं उसको हर बात पे छेड़ता रहता हूँ। तो उसको पता है कि उसको बोलते ना उंगली करना, तो उसको करता रहता हूँ कि इसको कि बस चिढ़ाता रहूँ। तो चिढ़ाने के बाद में तब उससे पूछा, मैंने कहा छाबा नूडल्स बन रहे हैं, तो एक काम कर, तू मेरा भाई है ना? हाँ। तो मैंने कहा आज तू नूडल्स मत खा, आज इन सबको खाने दे। बोलता ठीक है कोई बात नहीं, तुमने भाई का बोला है, वास्ता दिया मुझे, भाई बोल रहा है मेरे को, करो, लेकिन मैं कल से तेरे साथ नहीं आऊँगा, मुझे पता है मैं फेमस हो गया हूँ। छाबा बोला? हाँ, मैं खुद सोच में पड़ गया कि इसको कैसे पता चला कि आपको लगा नहीं घाटे का सौदा है, छाबा के साथ अब गद्दारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, तो वो तुरंत ही मैं फिर उस लाइन को पिकअप कर गया कि कल नहीं आएगा, ये मुझे पता लग गया कि मैं फेमस हो गया हूँ। तो मैंने कहा इसे कैसे पता चला कि ये फेमस हो गया? तो बाद में पता चला कि एक जर्मन वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट गया था इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे कवर करने उनको, और एक केनिया से कोई था, उसने उसे बताया कि छाबा तू बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, पूरी दुनिया तुझे चाहने लगी है। तब मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ 10 दिन हूँ, 2 दिन ये फूफा उठ के बैठ जाएगा, तो मेरा तो हो गया काम। तो फिर मैंने उसको मनाया, मैंने कहा मजाक को तू सीरियस मत लिया कर, हर चीज़ को तू खा। तो फिर उसको कढ़ाई पे मैंने बिठाया, आप देखो अकेले को कढ़ाई पे बिठाया कि तू जितना खा सकता है तू खा, तेरे लिए तू, लेकिन तू कल टाइम से आ जाना, कहीं जाना मत मुझे छोड़ के। तब उसे पता चला कि हाँ मैं फेमस हो चुका हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि इतना फेमस हो गया। अच्छा, हमने देखा छाबा आपके लिए लड़ता भी है? हाँ, लड़ता है वो। इवन वहाँ पे कोई एक चाइनीज था जिससे मेरी बहस हो गई थी, क्योंकि मैं चाह रहा था, चाइना से होती है इंडिया वालों की बहस चाइना से इंडिया वालों की बहस होती क्योंकि वो हमें बार बार में डिस्टर्ब कर रहा था आके। तो एक दो बंदे को ट्राइब में थे, वो उधर चले गए क्योंकि वो भी कवर करने के लिए आए हुए थे चाइनीज़ को। छाबा वहाँ पे गया और जाके चाइनीज़ का यहाँ से सीधा गला पकड़ लिया उसने। अब मैं खड़े खड़े देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, चाहे वो कितना भी भारी हो, लेकिन वो उसके जाके गले पड़ गया कि तू नहीं करेगा यहाँ पे। जब वो आया हुआ है विनू, तो हम लोग उसी के साथ जाएंगे। तो वो फिर वो मेरे साथ वहाँ पे जितने भी बंदे थे सबको वो मेरी साइड ले आया। बहस तो इसके साथ, छाबा के साथ प्यार वाली बहस होती है मेरी, सीरियस हम लोग नहीं रहते कभी भी। बस ये रहता है कि जब ये खाता मैं इसका हाथ पकड़ लेता हूँ मजाक में। तो जैसे आप यूनिवाला लेके जाते हो तो हाथ पकड़ता तो
ये क्या बदतमीजी है, मुझे फिर वो इस नज़र से देखता है। तो मैं बोलता हूँ नहीं खाएगा, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में बोलता फू फू कि तू ज़्यादा नहीं बोल रहा, तुझे लग रहा है यहाँ आके। तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं बोला, खाना नीचे रख। नीचे रखता है, फिर वो उधर से डंडी उठाता है मारने के लिए मुझे। फिर मैं आगे होके भागता हूँ, वो पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद में मैं बोल देता हूँ हो गया छाबा आज आप, तो वो फिर वापस मेरे गले लग जाता है। हर 2 मिनट में हम लोग झगड़ते रहते हैं। उसको मैं जानबूझ के अग्रेसिव करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे मारेगा नहीं। अच्छा, मुझे उनकी शादियों का प्रोसेस भी जानना है। जैसे कि हड़जाबे में शादी नहीं होती, पर बाकी ट्राइब से मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं होती हैं, लड़कियां, बच्चियां, जिनकी आपने बोला कि कम एज में भी शादियां हो जाती हैं, वो कुछ अपने होठों में रिंग फंसाए रखती हैं और उनके साइजेस कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और उनके हाथों पे कुछ निशान होते हैं। और कहा जाता है, ये मान्यता है कि जिसके जितने निशान वो उतनी सुंदर महिला। ये क्या है? देखिए, इनमें आप ये 2 ट्राइब अलग अलग है, हमर और मुर्सी। ये दोनों इथोपिया में। अब आप जिनकी प्लेट्स की बात कर रहे हैं, ये है मुर्सी ट्राइब। मुर्सी ट्राइब वो जितनी बड़ी होठों में आपके लिप्स में प्लेट डलेगी, आप अपने मर्द को उतना ही आकर्षित करेंगे। ये उसकी खूबसूरती के लिए पहनाई जाती है उसे ये प्लेट, कि हाँ ये खूबसूरत दिखे थोड़ा सा, इसके लिए इनको ये प्लेटें पहनाई जाती हैं। और ये थोड़ा सा अग्रेसिव भी है, मुर्सी गुस्सेल है, क्योंकि मेरे जाने से 8 महीने पहले इन्होंने एक स्पेनिश को मार दिया था। वहाँ पे मार दिया था? हाँ जी, इन आपस में झगड़ा हुआ था इनका, सूरी और मुर्सी का। मुर्सी बोल रहा है कि सूरी ने मारा, सूरी बोल रहा है मुर्सी ने मारा। तो गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था वहाँ पे जाने के लिए मुर्सी के पास। लेकिन मैं मुर्सी के पास में निकल गए थे, हम लोग छुप छुपा के वहाँ पे। थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम भी हुई थी हमें, लेकिन निकल गए थे। अब आते हैं जिन पे आप बताते हैं कि जिनकी बॉडी पे ज़्यादा जब निशान होते हैं महिलाओं के, वो होता है हमर ट्राइब। हमर ट्राइब, इनमें क्या एक बुल जंप सेरेमनी होती है। अगर लड़का शादी के लायक, हाँ जी, अगर लड़का शादी के लायक है तो उसको गाय के ऊपर से जंप लगाना होगा, केटल्स के। मतलब लड़का आएगा और गाय के ऊपर से उछल के जाएगा। अगर वो जंप लगा देता है तो ठीक है, और नहीं लगाएगा तो अगली साल वो फिर ट्राई करेगा। मतलब उस बीच में वो शादी नहीं करेगा? नहीं, उस बीच में आप शादी नहीं कर सकते, आपको बुल के ऊपर से जंप लगाना ही होगा। ठीक है। और वो भी बिना कपड़ों के। ठीक है। वो जंप लगाएगा। उसके बाद में आती है लड़की सिलेक्ट करने की बारी, क्योंकि जैसे कि हमर ट्राइब में होते हैं तो काफ़ी है, हमर ट्राइब काफ़ी बड़ा है, तो जैसे 20 लड़कियां शादी के लायक हैं, 20 लड़के शादी के लायक हैं, कितने जंप लगा सकते हैं। उसके बाद में अब लड़की भाई जंप लगा दिया, अब लड़की उसे कौन सी पसंद आएगी। अब लड़की ये दिखाना चाहती है कि भाई कि मैं तेरे लिए वफादार हूँ। तो मतलब लड़कियां लाइन में रहती हैं, क्यू में खड़ी हुई रहती हैं। हाँ, वो फिर वो जंप, वो डांस वगैरह, वो क्या सीटियाँ बजाने लग जाती हैं ऐसे, कि जो दुल्हनें होती हैं कि वो सीटियाँ की ये शादी के लिए तैयार है, तो वो हाथ में शोटियाँ लेके जाती है वो लड़कों के। जैसे कि मुझे अगर कोई लड़का पसंद आया, स्वयंवर है, तो जैसे मुझे कोई लड़का पसंद आया है तो मैं जाके उसको उसके सामने सीटी बजाऊंगी, पूंगी, ऐसा कुछ लिया होता है, और फिर लकड़ी उसके हाथ में दूंगी, स्टिक, कि ये मुझे मारे। तो वो लड़का अगर वो ले लेता उससे, तो इसका मतलब वो लड़की उसे पसंद आ रही है। और उसके बाद में वो उसको जब तक मारता रहता है, जब तक उसका दिल करता है, उनकी बॉडी से ब्लड भी आने लग जाता है, और वो चाह के उससे मार खाती है, क्योंकि अपनी इच्छा से। हाँ, कि वो दिखाना चाहते कि मैं तेरे लिए कितनी वफादार हूँ। अपने मर्द को ये दिखाना चाहेगी कि मैं तेरे लिए कितनी वफादार हूँ। जैसे ही वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में इनका जो यहाँ पे उल्टा रहेगा कि लड़के के बाप को लड़की वालों को दहेज देना होगा। लड़के का बाप लड़की वालों को दहेज देगा लड़की लेने के लिए। इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि वो देखते कि भाई मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के लिए इतनी वफादार है। और अब बताइए, अब दहेज में होता है वहाँ पे उन पे केटल्स दी जाएंगी उनको, गाय, बकरी, मुर्गी, वो फिक्स रहता है वहाँ पे कि कितना आप दोगे, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने में उनकी डील डन होती है। एक शादियाँ होती है? नहीं, हर की 4 बीवियाँ 5 बीवियाँ होती है। पर पर्सन 5 वाइफ्स? कोई फिक्स नहीं है, 5 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, 3 भी हो जाए। आपके पास जितनी गाय है आप कर सकते हो शादी। आप रिच होनी चाहिए, कितने रिच। अच्छा, वो शादी प्रॉपर तरीके से होती है? नहीं, वो जब वो सेरेमनी उसी में उनका फिक्स हो जाता है, उसके बाद में फिक्स होने के बाद में उनको जब जिस दिन दुल्हन को घर आना, तो उसके लिए उसको टाइम देना पड़ता है, कम से कम 6 से 7 महीने 8 महीने के लिए, क्योंकि फिर दुल्हन को पूरी बॉडी पे लाल कलर का वो पेंट वगैरह करके रखते हैं। और वो एक ही पेंट क्यों? पेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि जो कि लड़कियां वो जंगलों में घूमती रहती हैं,
तो भाई पहले ये किसी मर्द के साथ नहीं गई हो या किसी से कोई संबंध ना रहा हो, तो उनको ये डाउट रहता। तो पहले क्या कि जैसे ये रहता उनको कि माइंड में कि यहाँ की ये वर्जिन थी कि नहीं थी, तो माइंड में ये रहता है। अगर उनको ये हो गया कि नहीं ये नहीं थी, तो फिर क्या उस लड़की को मार देते थे जो दूल्हा था। तो इससे बचने के लिए वर्जिनिटी वहाँ भी मैटर करती है। तो वहाँ से इस सब से बचने के लिए उन कबीले के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि पूरी लड़की को बॉडी पे पेंट कर दो आप रेड कलर का बटर के साथ, और वो पेंट है उसके 5-6 महीने लगातार होता रहेगा। वो ना तो नहाएगी, और वो उसी आप तो कह रहे नहाती ही नहीं है वो लोग। हाँ, तो वो नहाने का तो मतलब ही नहीं। और वो एक ही रूम में बंद रहेगी, क्योंकि वो जंगल में घूमी हुई है, तो उसको बिठाना सिखाएगा कि अब तेरे पे घर की जिम्मेदारी आने वाली है। तो वो एक रूम में बंद रहेगी, वहीं पे एक छोटे सा जो हट है, झोंपड़ी, उसमें खाली वो टॉयलेट वगैरह करने के लिए अंधेरे में बाहर निकलेगी और वापस अंदर आएगी। और 8 महीने या जो भी उनका टाइम पीरियड है उनका। और उसके बाद में वहाँ से जाने के बाद भी अगर वो दूल्हे के घर चली गई, तो उसको फिर भी 2-4 महीने वहीं अंदर रहना है, 2-4 महीने के लिए। ये है हमारे ट्राइब का तो सारा सिस्टम। ऐसा भी होता है कि अगर वहाँ पर भी कुछ महिलाओं के लिए आज़ादी है कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, वो छोड़ के जा सकती है या मार देते हैं? नहीं, आपको ये आज़ादी नहीं मिलेगी वहाँ पे, ये आज़ादी नहीं मिलेगी। इवन वहाँ तो झगड़े भी नहीं होते, शौकन साथ में बैठी रहती हैं। मतलब 1-2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी सारी साथ में बैठी रहती हैं। तो ये तो मतलब ही नहीं है इनका। अच्छा, हमने आपके वीडियोस देखे, आपने अफ्रीका में जाकर उन लोगों से कहलवा दिया वी लव इंडिया, भारत माता की जय। हाँ जी। ये तो सिखाया कैसे, कितना वक्त लगा उन्हें सिखाने में? वक्त और झंडा भी ले गए आप वहाँ पर भारत का? तो वो तो मेरा देश है, रहे हैं वी लव इंडिया, वी लव इंडिया। क्योंकि उनको भी इतना, हड़जाबे को भी इतना ध्यान है कि अपना तंजानिया का फ्लैग कौन सा है। तो उनको मैंने समझाया कि ये मेरे देश का फ्लैग है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो हम आपस में भाई भाई हैं, तो तुम मेरे देश के फ्लैग से क्या प्यार नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम, तो वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमारी इंडियंस हैं, उनको तो नहीं समझ में आएगा ना आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो उनको फिर मैंने समझाया, ये मान के चले कि ऊँट को ट्रेन में बिठाने के बराबर था मेरे उनको समझाना। उनको समझाया कि इसका मतलब ये होता है कि हम भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत माता की जय। तो वो सारा सब कुछ समझाया। तो फिर वो एक बार वो लाइन पकड़ जाते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं वो कि एक बार एक लाइन पकड़ गए तो फिर वो उस लाइन को कंटिन्यू रखे उन्होंने कि हाँ अभी तो मैं जाऊँगा तो वो बोल देंगे वी लव इंडिया, आई लव इंडिया। तो वो सब, और भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो उसको वीडियो को भी काफ़ी प्यार मिला, सारा सब कुछ। चलें विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही कहेंगे कि भारत माता की जय, वी लव इंडिया, आई लव इंडिया। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आप TV9 के साथ जुड़े और तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो शायद इंडियंस ही नहीं, दुनिया का हर एक शख्स जानना चाहता है कि विनोद वीनू वहाँ जाकर क्या कर रहा है। ओके, धन्यवाद।